बोलूँगा कि आप लोग मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, मुझे इसकी ये है। ये 6 साल पहले शुरुआत हुआ था जब प्रताप सरनाईक जी मुझे शिवसेना में बुला रहे थे। तब मैं उनके शिवसेना में ना ज्वाइन करते हुए मैं बीजेपी ज्वाइन किया। उस दिन से वो मेरे पीछे लग गए। फिर मैं इलेक्शन में, कॉरपोरेशन इलेक्शन में मैं जीत कर आया। जीत कर आने के बाद उनका जो रवैया है वो और बेकार हो गया। वो मुझे खुलेआम सबके सामने मेरे जाति के ऊपर, बंड्स के ऊपर, शेट्टी समाज तुम लोग ऐसे हो वैसे हो करके मुझे गाली देते थे। मैंने एक वेज रेस्टोरेंट खोला था मीरा रोड में। वो वेज रेस्टोरेंट को वो हमेशा यही बोलेंगे, आपको इनडायरेक्टली यही बोलेंगे कि मैं सिटी साफ कर रहा था। मैंने लेडीज बार बंद कर दिया। मैं लेडीज बार बंद करना चाहता हूँ। मेरा वेज रेस्टोरेंट में लेडीज बार कैसे हो सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता। ये रेस्टोरेंट मेरा 15 साल पुराना फैमिली रेस्टोरेंट है। इसी को भी वो लेडीज बार बोल के उन्होंने तोड़वा दिया। बंद में, लॉकडाउन में, बंद होटल में वो धीरज डोले से मेरा बोलकर मेरा होटल तोड़वा दिया। उन्होंने ये उनका प्लान था कि कैसे भी करके अरविंद शेट्टी को टॉर्चर किया जाए। इसलिए कल जब वो मेरे रास्ता बंद कर रहे थे, कंपाउंड तो बांध दिया मेरा 6 फुट का आरसीसी का। अब जब मेरे रास्ता ही बंद कर रहे थे तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब किस तरह की गुहार लगाएंगे? सीएम से भी लगाया आपने, पीएम से भी लगाया और डीसीएम से भी लगाया। मैं सीएम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं मेरे जो डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर बीजेपी में अगर करप्ट है उसको आप टिकट नहीं देते हो, आप उनकी टिकट काट दी जाती है, तो ये शिवसेना जैसे करप्ट है, सीएम साहब को मैं बोलूंगा ऐसे करप्ट लोगों को कभी टिकट मत दो। मैं सीएम साहब को इसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जब मुझे तकलीफ दी गई थी इधर आज से 3 साल पहले कोविड में, तो शिंदे साहब ने ही मुझे बचाया था। मेरे राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी के बोलने पे सीएम साहब ने ही मुझे, शिंदे साहब ने बचाया था। उस वक्त भी प्रताप सरनाईक उस टाइम से भी मेरे पीछे लगे थे। तो मैं सीएम साहब को इतने बोलूंगा, ऐसे करप्ट आदमी को वापस टिकट मत दो। साहब आप इस मामले में पुलिस के पास के पास, तो क्या आपको वहाँ से? साहब ये पुलिस बोलो, ये नगर पालिका बोलो, ये डरते हैं ऐसे राक्षस जाति के जो आमदार है, इन लोगों से डरते वो। ये जाकर वहाँ भी जाकर शांति से बात नहीं करता, ये उन लोगों को गाली गलौज देके बात करता है, उनको डराता है। तेरा बदली कर दूंगा, तुझे गांव भेज दूंगा, ऐसे करके बोलकर उनको डराता है। ऐसे ही तो एक छोटा पावबाजी से ऐसे डायरेक्ट जाके इतना बड़ा आमदार 10,000 करोड़ का आदमी कैसे बन सकता है? अरविंद जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि मैं 3 बार का विधायक हूँ, शहर के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, ये बेफिजूल के सब आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, क्या कहेंगे? हाँ, 3 बार आमदार। हम जो पब्लिक की जो मेंटालिटी है बहुत छोटी है, हम भूल जाते हैं जल्दी ये क्या किए 4.5 साल। लास्ट के 6 महीने में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनको बिरयानी खिलाएंगे, लोगों को बोलेंगे मी मराठी। अरे मराठी बोलने के बाद इन्होंने मराठी के लिए, ये प्रताप सरनाईक ने क्या किया है, क्या किया है यहाँ के लोगों के लिए? 2-4 प्रोग्राम लगाएंगे और प्रोग्राम लगा के दिखाएंगे, देखो मैंने प्रोग्राम किया, मैंने रोड बनाया। अरे रोड ऐसे ही, ये नगर पालिका ऐसे करप्ट आमदार नहीं भी होगा तो भी ये रोड बनेगा ही बनेगा। आपने सर जो वीडियो वायरल है उसमें आपको इसके बाद खतरा भी हो सकता है? मुझे मालूम है इसके बाद ये मेरे पे अटैक करेंगे। हो सकता है मेरा होटल जमीन दुरुस्त कर सकते ये वाला, या मेरे पे मोलेस्टिंग या रेप केस कर डाल देंगे, या तो वर्स्ट टू वर्स्ट ये मेरा मर्डर भी कर सकते हैं। और मुझे इसका कंफर्म है। और मैंने मरता क्या नहीं करता, मेरा हालत उन्होंने इतना बदतर कर दिया है कि मैं सुसाइड ही करूं। तो मैं सुसाइड करने से पहले मैंने एक स्टेप सोच लिया कि मैं बिड़ के क्यों नहीं मरूं। प्रताप सरनाईक से आज तक बिड़ने का डेयरिंग किसी ने किया नहीं है। मैं तो सोचता हूं मैं मरूंगा चलेगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब बाद में जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। सर, वो बॉसी होटल के बारे में आपने बताया था पहले, जब आपके पास वो बॉसी होटल थी उसके ऊपर कार्रवाई हो गई थी। अभी आपने उस होटल को तो बेच दिया है, तो कल उस बॉसी होटल का नाम जिक्र किया था आपने वीडियो में। अभी वो भी बताओ ना, बॉसी आप बोलते हो ना, बॉसी जो है शार्क होटल जो है वो लॉकडाउन में बंद था।
वो 5 साल पहले मैंने भाड़े पे दिया था। भाड़े पे जब मैं 5 साल पहले भाड़े पे दिया था तो मैंने वो बंद करवा दिया। 5 साल से एक दिन भी नहीं खुला, आज तक नहीं खुला है। उसके बाद लॉकडाउन में जाके उन्होंने वो देखा कि वो जगह अरविंद शेट्टी का हो सकता है, तो उन्होंने लॉकडाउन में वो होटल डोले को बोल के तुड़वा दिया मेरा। वो आप लोग को भी यही बोलेंगे, वो दिशागुल लोगों के कैसे करेंगे? लेडीज बार वाला अरविंद शेट्टी, लेडीज बार। अरे मेरा कौन सा लेडीज बार है अभी बताओ, कौन सी लेडीज बार है मेरी? ये लेडीज बार है। वो जो 15 नंबर बस स्टॉप का वेज रेस्टोरेंट वो लेडीज बार है क्या? हेरिटेज मेरा लेडीज बार है? कहाँ है मेरे पास लेडीज बार? बस लोगों को दिशागुल करेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा अच्छा काम आप अभी तक कर चुके हो? लेकिन मुझे पता है इस बार लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे, मैं इतना ही मैं जानता हूँ। सर मनपा अधिकारियों पे भी आप आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके साथ मिली भगत करके। मनपा अधिकारी कोई उनके साथ नहीं है, डरते हैं। क्या करे, ये जाड़ा चमड़ी का आदमी है, डर जाते हैं, सब डर जाते हैं। अगर आपकी बात मानी नहीं गई तो अब आगे क्या स्टेप लेंगे? मैंने बताया ठीक है मैं सुसाइड कर लूंगा और क्या करूँ मैं, वही मेरे पास रास्ता बाकी रहता है। या मुझे मारो, उनको बोलो मुझे आके खत्म करने के लिए। मैंने ऐसा नहीं है कि उनके पास रिक्वेस्ट नहीं किया था, मैंने उनका पैर पकड़ा था सबके सामने। मैंने उनसे माफी, मैंने बोला मुझे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तो मुझे बोलने लगे पॉलिटिक्स करना है ना, अभी आ जा पॉलिटिक्स में। ऐसा करके मुझे धमकाने लगे, मुझे गाली देने लगे, बहुत कुछ करने लगे। धन्यवाद। बस देखो ये उन दिनों की बात है, 2017 में जब इलेक्शन चल रहे थे तब मीरा भाईंदर में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रही थी एक दूसरे के सामने। तब उस वक्त क्या हो गया कि मेरे सरनाइक साहब के साथ में अच्छे ताल्लुकात थे, मैं उनसे एक दो बार मिलने भी गया था उस दौरान में। तो उन्होंने क्या बोला, उस वक्त मेरा एक रेस्टोरेंट मैंने खरीदा हुआ था 15 नंबर बस स्टॉप पे, जो हाटकेश के कॉर्नर पे है वो। तो वो प्रॉपर्टी जैसे मैंने परचेज करके मैंने उनसे एक राय मशवरा लिया कि भाई सर मैं इधर एक अच्छा वेज रेस्टोरेंट बनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बोला ठीक है आप बना लो, एक यहाँ पे अच्छी जगह रेस्टोरेंट की जरूरत है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह भी कम है, मीटिंग वीटिंग करने के लिए, तो तुम्हारे इधर कर लेते हैं। तो उन्होंने ये बोलने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया था वहां पर। उसके बाद इलेक्शन लग गया 2017 में, जहाँ पे पूरी इक्वेशन चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि अरविंद भाई को हमारी तरफ से, हमारे पार्टी से लड़वाओ। तो मैंने बोला देखो ये इजी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अरविंद भाई ने कमिटमेंट कर चुके हैं और बीजेपी उनको टिकट देने की बात चल रही है, तो वो शायद मानेंगे नहीं। तो बोले नहीं कुछ भी करके लेके मुझे एक साउथ इंडियन चेहरा चाहिए अब मुझे लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे इसके बाद हमारी इलेक्शन भी आ रही है, तो मेरे को एक साउथ इंडियन चेहरा अपने को दिखाना है। तो मैंने अरविंद को ये बात बताई, अरविंद ने बोला अभी पॉसिबल नहीं है, मेरा टिकट कंफर्म है और मैं वहां से लड़ रहा हूँ। इलेक्शन हो गए, जैसे इलेक्शन हो गए तो उन्होंने मेरे वो जो जगह पे जिसमें मेरे काम शुरू किया उसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट डालने शुरू किया। तो फिर मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट किया सर आप क्यों कंप्लेंट डाल रहे हैं? तो बोला मेरा कुछ नहीं है, वो तो मेरे पास मेरे कार्यकर्ता आते हैं कि उधर कुछ इलीगल चालू है, तो मैंने ऐसे डाल दी। फिर मैंने उनको सारी बातें समझाई तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू, उस वक्त कमिश्नर गित्ते साहब थे, उन्होंने गित्ते साहब को बार बार परेशान करके मेरी रिपेयरिंग परमिशन कैंसिल करवाई, मेरा काम रुकवाया। फिर मैं कोर्ट से स्टे लेके उधर बैठ गया। फिर 2 साल के बाद करीब करीब, ये बात है 2020 के आसपास की बात है, जब वो 20 मतलब 2018 या 19 के आसपास की बात है, सॉरी 19 के आसपास उन्होंने मेरे को एक बार बुलाया कि संतोष वो जगह मेरे को तू दे दे, बेच दे। तो मैं तैयारी से गया नहीं था कि मैं कुछ बेचने खरीदने की बात करने गया नहीं था, मैं तो सोचा कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो मैंने बोला सर मेरी अभी वो बेचने की ये है नहीं और मेरे पार्टनर्स को पूछना पड़ेगा। तो बोला नहीं मेरा ऑफर है, अगर आज तो नहीं मानेगा तो कल तेरे को बेचने को दूंगा नहीं मार्केट में किधर, या तेरे को करने भी नहीं दूंगा। तो मैं सुन के मैं आ गया, मैं बोला चलो मेरे पार्टनर से डिस्कस करते। तो मेरे पार्टनरों से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं क्या है सिचुएशन, बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद ये बात जब मैंने मेहता साहब को बताई, मेरे कमिश्नर साहब को बताया कि सर ये जो प्रॉपर्टी है इसको वसी नहीं है, तो जरा आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हम एक प्रस्ताव भेजते मंत्रालय में, अगर कुछ हो जाता है तो देखेंगे हम लोग। तो उन्होंने एक सरसकट उन्होंने एक यहाँ पे भेज दिया कॉर्पोरेट मंत्रालय में। मंत्रालय ने बोला कि इसका डी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, इतने पोर्शन को आपको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लान पास है, तो ये गलती से
प्लान पास हो चुका है, तो अभी उसको अपन गार्डन में पास कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको अपन ये कर रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने प्रस्ताव लेके आया कॉरपोरेशन में प्रस्ताव लाया कि इसको महासभा में लेना है। तो महासभा के ये जो प्रस्ताव था ये करीब दिसंबर के आसपास था। तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी का देहांत हो गया और वो डिले हो गए और वो चला गया जनवरी में। उस बीच में एक हमारे और उनके जो परिचित थे वो मेरे पास आए, बोले कि आपको सरनायक साहब ने बुलाया है, आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस थोड़ा डर गया, बोला अभी क्या है। तो उनके साथ में गया। वहाँ पे मैं 30 तारीख को, जनवरी 30 तारीख को, आप मानते तो मेरा मोबाइल का जो क्या बोलते हैं उसको CDR निकाल सकते, लोकेशन निकाल सकते, मैं उनके ऑफिस पे गया था। उनके ऑफिस पे गया तो उन्होंने मेरे को बिठाया और बोला कि मेरे को ये जगह चाहिए। तो उस वक्त क्या हो गया, क्योंकि उससे पहले काफी बार उन्होंने मेरे को परेशान किए थे, तो मैंने क्या किया, जब उनके ऑफिस में गया था तो मैंने मेरे फोन की रिकॉर्डर ऑन करके ही गया था अंदर। तो अब उस वक्त ये 11 मिनट का मेरा पूरा उनके साथ में कन्वर्सेशन है जो आपको मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका लास्ट का जो कंक्लूजन है जहां पे मेरा और उनका प्रॉपर्टी का व्यवहार हुआ था वो सुनाता। उन्होंने मुझे मेरे प्रॉपर्टी का 7.75 मतलब 7,75,00,000 रुपए का उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था। ये आपको मैं पूरा भेजता हूँ जहाँ पे उनका क्लियरली उनका आवाज भी है, आप सभी उसके आवाज से परिचित है। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे आपने उन्हें नहीं दिया, तो बस उसी के चलते उस दिन क्या हो गया, मैंने 775 में उनसे डील कर लिया था। मैंने डील करके उनसे 25 लाख रुपए उठा भी लिया था। फिर मैं आया घर पे और उसके बाद क्या हो गया, 2 दिन के बाद ये शिवाजी का मुझे कॉल आया। शिवाजी ने बोला सर ने MOU बनाने बोला। मैंने बोला देखो उस दिन हमारी जब बात हुई थी ना, तो हमारी कोई भी बात MOU पे नहीं थी, आपको रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई थी कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो और मुझे ब्लैक का पेमेंट जो है आप मुझे तभी दे देना। तो वो मैंने जब उस चीज को मैंने नकार दिया कि मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन में मैं बिना पूरे डील के मैं जगह नहीं दूंगा, बस उसी चीज को चिढ़ गए। और उस दिन से लेके उन्होंने कंटिन्यूली मेरे को हैरेसमेंट शुरू किया। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने डांस बार बोल के उस चीज को वहां पे लोगों का मोर्चा निकाले, परेशान किए और उन्होंने काम बंद करवाया। फिर डोले साहब थे, वो तो उनके पपेट ही थे, वो जैसा बोले वैसे करते थे। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर था कि वो जगह को रिपेयरिंग करके स्टार्ट करो, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते, उन्होंने डेमोलिश किया। मैंने कोर्ट के कंटेम्प्ट भी किए हुए उनको। उसके बावजूद जब मैंने शटर बनाने को लिया तभी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर लिया मैंने बाद में जाके। मैंने लास्ट में हाईकोर्ट का ये लिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि कॉर्पोरेशन वाले थाना कोर्ट के ऑर्डर को मानते ही नहीं कोई भी। तो हाईकोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने कॉर्पोरेशन को प्रेशर किया, तो कॉर्पोरेशन JCP लेके मेरे होटल पे पहुंच गई। फिर मैंने जैसा तैसा करके उनको कोर्ट का ऑर्डर दिखा के उनको वहां से ये करवाया और ये कंटिन्यूस चालू ही था। आपने इस मामले में कितनी बार पुलिस या किसी से शिकायत की है इस मामले क्या फायदा था सर? आपको लगता है अभी भी मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा? देखो ये एक मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन है। अगर मैं इसको ये करता हूँ तो एक्सटॉर्शन का दाखिल होता है। बट आपको लगता है कि अगर मैं कंप्लेंट आज करूंगा तो ये एक्सटॉर्शन लेंगे उनके खिलाफ? जो 3 साल में इनको आज फिर करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 3 साल पहले तो उनकी सरकार थी। मैं तो बोलता हूँ आज मैं आप लोग से बोलता हूँ कि मेरा ये जो कंप्लेंट है इसके ऊपर आप लोग मुझे न्याय दिलाओ कि
मेरे को पुलिस स्टेशन से इसका आप मेरे को एफआईआर करा के दो। आप बोल रहे हैं आपको पिछले 4-5 सालों से परेशान किया जा रहा है। हाँ। इस दौरान आपने एक बार भी पुलिस या किसी से इस मामले में शिकायत नहीं की? मैं तो हमेशा कोर्ट का रास्ता लेके मेरे सब प्रॉपर्टी पे स्टे लेता रहा। ब्लैकमेलिंग अलग, वो क्राइम Extortion की बात कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन में भी देखिए कैसा था, आप जानते हैं मेरे सारे प्रॉपर्टी के ऊपर जेसीबी चलवाए उन्होंने, सारे प्रॉपर्टी पे जेसीबी लाके खड़े किए। आज मैं मेरे घर का संभालू, मेरे जो पार्टनर्स है, मेरे जो बिजनेस है वो संभालू, या मैं इनके पीछे लगूं, ये बात आ गई थी। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सारे प्रॉपर्टी में सब भागीदार है, सबने मिलके इसमें पैसा लगाया है। 5 साल क्यों लग गया? 5 साल क्योंकि 2.5 साल इनकी अपनी सरकार थी, हम तो वहां पे बात ही नहीं कर पाते, हमारी सुनता कौन। आज भी आपको लगता है कि चलो मैं अभी बोलता हूं, मैं आप सबसे बोलता हूं कि मैं मेरे कंप्लेंट रेडी करता हूं, चलो आप एफआईआर करा के दो, हो गया पॉसिबल? आप इस मामले को कोर्ट में भी तो उठा सकते थे। कोर्ट में भी उठाया है मैंने, कोर्ट में डाला हूं मैंने, मैं आपको पिटीशन भेजता हूं, जो मेरे वही जगह के ऊपर मैंने पिटीशन डाला, उनका नाम भी डाला हूं मैंने। आपके साथ में हम, हाँ यस, मैंने ये सारी चीजें उसमें डाली हुई है, कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। पुत्रन जी ये बताइए कि जैसा आपका उस प्रॉपर्टी को लेकर अमाउंट में कोई डिस्प्यूट नहीं था, मतलब आप उसमें एग्री हो चुके हम, मैं एग्री, प्रेशर में एग्री, 7.5 करोड़ रुपए में आप एग्री हुए थे, आपने टोकन भी ले लिया, लेकिन आपको नोटरी बनाने के लिए कहा गया, और जबकि आप चाहते थे कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो। यस। बराबर, तो आपको उसमें दिक्कत क्या थी नोटरी के? नहीं, वो क्या हो गया, देखो बिना इनके 1 पैसे के डॉक्यूमेंट के ये जब मेरे पे इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, अगर मैं एक लिखा पढ़ी में आ जाता तो ये तो मेरा प्रॉपर्टी फोकट में खा जाते थे, फोकट में खा जाते थे। और आपको मैं, आपकी मेरी बात सही है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ये देखो, ये महासभा का ये है गोशवारा है, और आप देखिए महासभा का गोशवारा जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बराबर। और इसमें जिस दिन 31 तारीख को, मैं 30 तारीख को बात किया था कि 30 तारीख को मैं उनके ऑफिस में था, बराबर। 31 तारीख को जब मैं उनके, ये हमारा महासभा हुआ, तो ये सारे शिवसेना के ही कॉर्पोरेटर है, सारे शिवसेना के कॉर्पोरेटर है। और ये कोई ऐसा तो था नहीं कि इनको पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे, सबको पता था। और बाद में यही लोगों ने विरोध भी किया, वहां पे प्रदर्शन भी किया। गोशवारा किस चीज का था? ये महासभा में गोशवारा जो डिलीट करने का था विषय, डी रिजर्वेशन करने का, उसका विषय था। उसी विषय के ऊपर 31 तारीख को इनका व्हीप के चलते ही ये लोगों ने सब वोटिंग किए थे, ये सारी शिवसेना के, मैं आपके सब कॉपी देता हूं, इनके बोलने पे वोट किए थे। कौन कौन है देखिए, बोयर राजू यशवंत, आमगावकर हरिश्चंद्र रामचंद्र, पाटिल प्रवीण मोरेश्वर, दावण नीलम हरिश्चंद्र, ये सारे लोग हैं, ये सब इनके लोग हैं ना। मुख्यमंत्री थे, तो ये गोशवारा वहां पर इस बात का था कि वहां उस जगह का डी रिलेशन, किया जाए, यस, आपने टोकन ले लिया, हाँ, टोकन लेने के बाद में डी रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया ताकि उनको फायदा हो सके। पर जब मैंने नहीं दिया तो यही लोगों ने बाद में फिर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे। इन्होंने मोर्चा निकाला था औरतों का, सब देखिए ना, वो भी है मेरे पास। आशीष, आपका जब व्यवहार टूट गया तब जो है कि वो उस जमीन के खिलाफ में आ गए। हाँ, सारे लोग उसके खिलाफ आ गए। और बाद में शुरू हो गया ये जो तमाशा शुरू होना था कि संतोष जी, देवेंद्र फडणवीस जी को एक पत्र दिया गया विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा। हाँ, लगभग 10 होटल इलीगल है आपके, जिसमें उल्लेख है कई होटलों का, जिसमें आपके होटलें हैं, कोई 10 होटलें हैं, उस पर उन्होंने पत्र दिया कि होटलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए 2022 में जो पत्र उन्होंने दिया था वही कॉपी पेस्ट करके आज के डेट में उन्होंने कंप्लेंट दिया हुआ है। 2022 का जो कंप्लेंट था, आप देखिए उसमें भी उनको पूरे मीरा भाईंदर में सिर्फ मेरी होटल उनको इलीगल दिखी। ये 2022 का उनका लेटर है। और 2022 में भी इनको देखिए सिर्फ ये मेरे ही सारे होटल उनको इलीगल दिखे, जिसमें है ना एक हमारा हैप्पी ब्रीविंग कंपनी है जो फैमिली रेस्टोरेंट है, अभी ये भी उनको लेडीज बार दिख रहा है। 2022 में उन्होंने किसे कंप्लेंट किया था लेटर के द्वारा, और अभी किसे कंप्लेंट किया है? 2022 को उन्होंने दाते साहब को कंप्लेंट किया था और तभी के सीएम को कंप्लेंट किया था।
अब उन्होंने आज देवेंद्र फडणवीस जी को कंप्लेंट किया, जिसका मेरे को एक व्हाट्सएप का ये आया हुआ है। अब ये देखिए, उन्होंने उसके बाद उसी प्रॉपर्टी पे विरोध प्रदर्शन किया, उसी प्रॉपर्टी पे 31 तारीख को जनवरी को इनको समझता है कि उसको डी रिजर्वेशन करना चाहिए, और फिर बाद में उसी प्रॉपर्टी का ये गार्डन है, ये लेडीज बार बन रहा है बोल के वो विरोध करते हैं। और यहाँ पे लोगों को, सबको ये बता रहे हैं कि मैं लेडीज बार के खिलाफ हूं। उनका ऐसा आरोप है कि आपकी जितने भी होटल है उन होटलों में वेश्या व्यवसाय चलता है और उस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए वो सब होटलों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी उनको, अगर मेरा होटल हैप्पी ब्रीविंग जो है, अगर उनको वेश्यावृत्ति दिखता है तो उनका हॉलिडे कैफे क्या है फिर? वो भी वेश्यावृत्ति हो सकता है। अगर मेरा होटल उनको वेश्यावृत्ति वाला दिखता है तो उनका भी तो वही कंसेप्ट है, उनका भी तो कम से कम बॉम्बे में 5-6 होटल चल रहा है उसी तो कंसेप्ट में, तो वो क्या है फिर? आप दूसरे पे उंगली दिखा रहे हो, आप भी तो उसी इससे जुड़े हुए हो ना, व्यवसाय से।